हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो दोस्तों फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स, उनको समझेंगे क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि ना कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, बेसिकली एक सुप्रीम लॉ होता है एक इंडिया का ना। वो सबसे उससे ऊपर कोई लॉ नहीं होता, सुप्रीम लॉ सबसे सुप्रीम होता है, वो सुपीरियर होता है, सुपीरियर। तो इसका बेसिक ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्रेंड्स, वो आपकी एक जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं फंडामेंटल, कि किस तरह पॉलिटिकल जो हैगा फिनोमेना वो चलेगा, वो प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोसीजर, पावर्स और गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिटीजन्स की जो ड्यूटीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, बेसिक उसकी डेफिनेशन भी यही है। और इसका ये जो होता है फंक्शन होता है, या इस्तेमाल इसका ये हम इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाता है, ताकि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी फेयर एंड क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है प्रियम्बल। तो फ्रेंड्स प्रियम्बल ये होता है कि ना, प्रियम्बल बेसिकली एक ना प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मींस उसकी एक प्रियम्बल ये होता है कि फ्रेंड्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है बेसिकली, कि कॉन्स्टिट्यूशन है किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर ये पूरी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस करता है। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है कि वो जो उस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो स्टेट है, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, उसकी नेचर, उसको उसके गोल्स क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ठीक है ना। तो वो उसको डिस्क्राइब करता है। तो प्रियम्बल में ये है इंडिया के कि जो इंडिया होगा वो क्या एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट होगी, ठीक है। और उसमें अंडर उसके जो होंगे नेशनल ऑब्जेक्टिव होंगे, सोशल जस्ट के, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये प्रियम्बल होता है जो कि बेसिक जैसे फंडामेंटल है ना एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन को, वो डिस्क्राइब करता है कि बनी क्यों है स्टेट, उसका मेन पर्पज़ क्या। अब दोस्तों दूसरी इसकी जो है फीचर वो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है वो क्या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। मींस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिन्होंने बनाया था, वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो कि 1946 में इस्टेब्लिश की गई, और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। तो ये तहरीरी फॉर्म है, रिटर्न फॉर्म है, ठीक है। और इसमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में था। थर्ड इसका फीचर दोस्तों ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में। इससे लेंथी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं ना पूरी दुनिया में। कैसे लेंथी है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स 395 आर्टिकल्स हैं, और इसमें पहले थे, ठीक है, अब वो 447 आर्टिकल्स हो गए हैं। और ये आर्टिकल्स डिवाइडेड हैं 22 पार्ट्स में, और इसमें 8 स्केजुअल्स हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथी है, सबसे लॉन्ग। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका फीचर ये है कि ना ये ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। मीन्स इसमें रिजिडिटी भी है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। वैसे तो ये होता है कि जो रिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अमूमन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। बट इसमें यह है कि कुछ सिचुएशन में, कुछ मामलात में ये है कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है। मीन्स 28 स्टेट्स हैं ना वहाँ पर, उनकी 28, जैसे आप सूबे पाकिस्तान में सूबे हैं तो वहाँ स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट जो होती है लेजिस्लेचर, उसकी कंसेंट चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए। और कुछ मामलात में ये होता है कि जो होती है ना स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की, वो रिक्वायर होती है। तो इस तरह करके फ्रेंड्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इसमें रिजिडिटी भी है। कुछ में इश्यूज़ में मीन्स मामलात में, सिचुएशन में ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। मीन्स आपको स्टेट की हाफ़ जो होती है वो कंसेंट लेनी पड़ती है, हाफ़ स्टेट लेजिस्लेचर की। और समटाइम ये होता है कि पार्लियामेंट की जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके लिए आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी अमेंडमेंट के लिए, ठीक है ना। मीन्स जो फ्लेक्सिबिलिटी उसका ये है कि अमेंडमेंट कितनी जल्दी हो सकती है, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो ईजी है या वो टफ है। मीन अमेंडमेंट जल्दी हो रही है या उस पर टाइम टेकिंग है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसमें तब्दीली करना, चेंजिंग, और उसमें अमेंडमेंट करना, तरमीम करना, वो इसमें आ जाता है रिजिडिटी के अंदर, ठीक है। और इसमें अभी तक जो है 65 ईयर्स में 98 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये है कि सिंगल सिटीज़नशिप फीचर इसका ये है कि इसमें सिंगल सिटीज़नशिप है। मीन आप को एक ही सिटीज़न आप हैं, मीन पूरे इंडिया के ना, एक ही आपकी सिंगल सिटीज़नशिप होगी पूरी इंडिया के लिए। ये नहीं होगा कि आपको अगर उसमें 28 स्टेट्स हैं, जितनी स्टेट्स हैं 27, तो एक स्टेट में आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ता है, दूसरी स्टेट में वो नहीं होगा। मीन वहाँ पे आपको सिटीज़नशिप लेनी पड़ेगी, शहरियत लेनी पड़ेगी, इस तरह नहीं है। एक अगर आप किसी भी स्टेट के सिटीज़न हैं, मीन आप पूरी इंडिया के सिटीज़न हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। तो इस तरह करके सिंगल सिटीज़नशिप होगी, आपको डुअल सिटीज़नशिप नहीं लेनी पड़ेगी कि
आपकी जहाँ पे पैदा हुए वहाँ की सिटीजनशिप और हो आपकी, वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड और हो, दूसरे में और हो। नहीं, आप इंडिया के अगर रहने वाले हैं तो आप पूरी इंडिया के तमाम स्टेट्स, ऑल स्टेट्स की आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इसका ये दोस्तों बेनिफिट है कि पर्पज़ ये है कि सिंगल सिटीजनशिप से नेशनल यूनिटी बनती है कि पूरी नेशन एक है, ठीक है। और नेशनल इंटीग्रेशन होती है कि पूरी नेशन जो है ना वो मीन्स वही यूनिटी है, वो एक है, वो आपस में मिले हुए हैं और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब जो है ना एक जो है ना यूनिट हो गए हैं, मीन यूनिटी उनके अंदर है, ठीक है। तो ये था सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यूनिक ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। अब दोस्तों इसमें यह है कि ये ब्लेंड है, मीन मिक्सचर है फेडरल और यूनिटरी फीचर का। फेडरल स्टेट्स होती हैं, कुछ यूनिटरी स्टेट्स होती हैं, बट इंडिया दोनों है। नॉर्मली दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका वो फेडरली वर्क करता है, बट जब एमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उसमें वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह होता है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साथ में लिखा हुआ उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, सुप्रीमेसी होती है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि स्टेट्स की यूनियन होती है, वो सारे मिल जाते हैं, यूनिफाइड जुडिशरी होती है और एमरजेंसी प्रोविजन होते हैं। तो ये इसका दोस्तों था फीचर। नेक्स्ट फीचर है अडल्ट सफरेज। अब फ्रेंड्स दोस्तों जो इंडिया है उसमें 18 ईयर्स ऑफ एज का कोई भी पर्सन जो है ना वो वोट कास्ट कर सकता है। मीन्स अगर कोई पर्सन है जो कि उसकी एज 18 ईयर्स हो गई है, 18 साल का हो गया, तो वो वोट कास्ट कर सकता है, वो वोटर बन सकता है, ठीक है। 18 से कम नहीं है, तो इसे कहते हैं अडल्ट सफरेज, वो अडल्ट हो गया। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एजुकेशन के रिगार्डिंग, जेंडर, प्रॉपर्टी, रिच या पुअर है, नहीं, सब इक्वल, हर कोई वोट कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि वो 18 ईयर्स ऑफ उसकी एज हो, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। अब दोस्तों देखें तो फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड की गए हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसमें ये है कि फंडामेंटल राइट्स दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में है, और उसमें आर्टिकल जो 32 है वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है पर्सन को। मींस अगर एक पर्सन की जो फंडामेंटल राइट्स अगर वो वायोलेट होते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी होती है, तो वो जो पर्सन है फ्रेंड्स वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट मूव कर सकता है और अपना केस लड़ सकता है। और इसी तरह आर्टिकल नंबर 226 प्रोवाइड करता है कि वो पर्सन हाई कोर्ट में भी मूव कर सकता है, डायरेक्टली जा सकता है वहाँ पे अपना केस लेके, अगर उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो उसकी वायोलेशन होती है। तो अब फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम टू रिलीजन है, एजुकेशनल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, एजुकेशनल राइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स लिखे भी हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, सब इक्वल है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बताई गई हैं वो उनको मिली जाएँ, राइट टू प्रॉपर्टी, उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो, अपनी जायदाद हो, मीन्स अपनी उनकी लैंड हो, वो उसको ऑन कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन जो मज़हब है उनका अपना, उसको वो प्रैक्टिस कर सकें, तो वो जो है उसको प्रोफेस कर सकें, तो उनके पास राइट है, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारे उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं एक स्टेट के टुवार्ड्स, तो वो उनको पूरा करनी पड़ती है। तो इस तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक उनका फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनमें इनकॉर्पोरेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजन को वो पूरी करनी पड़ती हैं। 42 अमेंडमेंट के बाद 1976 में आर्टिकल 51A ऐड हुआ, और जिसमें बताया गया कि एक तमाम जो सिटीजन हैं वो एटलीस्ट ये जो 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उनको पूरा करें, ठीक है। तो ये इसमें यूनिटी है, हारमनी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, और प्रिजर्व, तो ये सारी उनकी जो है दोस्तों इस तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि स्टेट के रिगार्डिंग उनको पूरा करनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जो इंडिया है वो एक सॉवरन स्टेट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, ठीक है। ये उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। और जो वर्ड सोशलिस्ट और जो सेकुलर है ये ऐड किया गया था प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में 1976 में, ठीक है ना। अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट, तो उसमें ये ऐड किया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका जो फीचर है सैलिएंट वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, दो होता है ना, एक हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें मीन्स क्या है कि एक पार्लियामेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मीन जो पार्लियामेंट है ना उसमें दो जो है ना वो हाउसेज है, दो चैम्बर हैं, ठीक है। एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। जो अपर हाउस है या अपर चैम्बर है उसको राज्यसभा कहा जाता है, और जो
लोअर हाउस है या लोअर चैम्बर है उसको कहा जाता है लोकसभा, इट इज़ नॉन एज लोकसभा। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में पाई जाती है। फ्रेंड्स ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट है और इसमें सब मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब फ्रेंड्स बात करें राज्यसभा की, तो आप देखें काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ना, मेन जो स्टेट की मीन सेकंड चैम्बर है वो राज्यसभा है, ठीक है। दो चैम्बर हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा है, ठीक है। तो जो सेकंड चैम्बर है आपका, जो अपर चैम्बर है, उसको राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी मिनिमम आप देखें स्ट्रेंथ वो कितनी है, 250 है, मीन्स यहाँ तो इनकी जो है ना मेंबर्स होते हैं इनमें। और वैसे इसमें 232 भी मेंबर्स होते हैं, और इसमें 232 में से ये है प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है लोगों में, मींस वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकते, बल्कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेगा, वो उनको अपॉइंट करेगा। तो इस तरह करके वो 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और ओवरऑल उसकी जो होती है स्ट्रेंथ वो 250 होती है, ठीक है। और जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ सेनेट होता है, इसी तरह वहाँ राज्यसभा है, हमारा भी अपर हाउस सेनेट है, तो वहाँ का अपर हाउस राज्यसभा है। और जैसे हाँ सेनेट परमानेंट बॉडी है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह राज्यसभा भी क्या एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। और इसके भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसका जो टर्म ऑफिस का जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर्स है, ठीक है। और इस राज्यसभा में ये है कि जो 1/3 मेंबर हैं वो हमेशा 2 साल बाद, हर 2 साल बाद क्या होते हैं, री इलेक्ट होते हैं। तो एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स द 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर री इलेक्टेड। मीन्स 1/3 मेंबर जिसको आप 3 हिस्से कर दें, 3 पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 है, तो उसको मैं 3 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 33 और 34 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। तो 33 मेंबर्स जो होंगे वो रिटायर हो जाएंगे, और फिर 33 मेंबर न्यू आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हर 2 साल बाद इस तरह इनका प्रोसीजर चलता है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास लोकसभा। जैसे पाकिस्तान के अंदर लोअर हाउस है नेशनल असम्बली, इसी तरह यहाँ पे लोकसभा है। तो लोकसभा एक लोअर हाउस है इंडिया पार्लियामेंट का, और इसके जो मेंबर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 500 मेंबर्स होते हैं, 500 लोग होते हैं, जो कि डायरेक्टली जो होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं वोटर्स के थ्रू। वोटर्स वोट कास्ट करते हैं स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट उनकी स्टेट्स हैं, तो अडल्ट सफ़ेज हमने पढ़ा उसकी बेस पे वो अपना वोट कास्ट करते हैं, और उनसे डायरेक्टली जो होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। और इनकी जो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अब 509 है। और कोई भी इंडियन जो कि जिसकी एज 25 ईयर है और वो इंडिया का सिटीज़न है, तो वो जो है 5 साल के लिए जो है वो इंडिया के लोकसभा का जो है मीन्स वो उसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो उस इलेक्शन के थ्रू वो आएगा और वो बैठ सकता है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स है, वहाँ का 6 ईयर था। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास लोकसभा, ये सारे फीचर्स थे हमने डिस्कस किए लोकसभा। होप आपको समझ आ गया होगा, ये लोकसभा पढ़ा हमने, ठीक है। और फिर हमने इससे पहले राज्यसभा पढ़ा, तो ये सारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज आपको सारा समझ आ गया होगा और आपके माइंड में बैठ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कॉन्सेप्ट आपने समझना है, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एंड गिव मी योर प्रीशियस feedback. I will respond it and will read it. Thank you so much friends. We'll meet in the next video. Till then, goodbye and take care of your family and work hard.